नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और भू धसाव से प्रभावित क्षेत्र के जिन परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, शीतलहर को देखते हुए उन सभी परिवारों को हीटर और अलाव की पूरी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन को ये निर्देश दिए कि जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र के लोगों को पुनर्वास एवं अन्य जरूरी व्यवस्थाओं के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी, इसका गहनता से आकलन किया जाए। जिलाधिकारी चमोली से लगातार समन्वय रख के एवं स्थानीय लोगों के सुझाव के आधार पर सभी बिंदुओं को ध्यान में रख के आकलन किया जाए। और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र से जो लोग विस्थापित होंगे उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी योजना बनाई जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि जो लोग विस्थापित होंगे उनकी आजीविका प्रभावित ना हो, इसके लिए अभी से योजना बना के आगे काम करें। और आपदाग्रस्त जोशीमठ में बर्फबारी का दौर जारी है। शहर में कई फीट बर्फ गिरी है। जहां एक तरफ बर्फबारी से ठंड बढ़ गई, वहीं दूसरी तरफ धरने पे बैठे लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई। लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी बर्फ की सफेद चादर से यहां पे दिखाई दी। और वहीं चमोली डीएम हिमांशु खुराना ने कहा कि जोशीमठ में भारी बर्फबारी और बारिश के कारण मजदूर काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जोशीमठ में चल रहा ध्वस्तीकरण का काम फिलहाल रोका गया है। उन्होंने कहा कि हालात सामान्य होने पर काम फिर से शुरू किया जाएगा। और देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस के डेलीगेशन के जोशीमठ दौरे से लौटने के बाद के मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए करण माहरा ने कहा कि सरकार एनटीपीसी को बचाने का काम कर रही है और बिना किसी जियोलॉजिकल रिपोर्ट के मुख्यमंत्री द्वारा एनटीपीसी को क्लीन चिट दे दी गई, जो कि बेहद निंदनीय है। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जोशीमठ के लोगों का विस्थापन पहाड़ी क्षेत्रों में ना करवाकर टिहरी विस्थापितों की तर्ज पे करवाया जाए। उत्तरकाशी, हमारा कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये सभी जगह तो क्रैक्स आ गए हैं, सभी जगह तो टूट फूट हो रही है। तो क्यों एक बार कहीं से विस्थापित हो गया आदमी दोबारा वैसी स्थिति में रहना चाहेगा? इसको सरकार को समझना चाहिए। और सरकार 2 साल से चुप क्यों रही? जब एनटीपीसी की टनल में पानी घुसा रेहड़ी में, तब से अगर सेफ्टी मेजर्स उठाए गए होते तो शायद आज स्थिति नहीं होती। और लोगों का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री बार बार एनटीपीसी को बिना जूलॉजिस्ट की रिपोर्ट आए हुए क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं, और उस बात के बारे में सरकार और उनके प्रतिनिधि ये नहीं बता रहे हैं कि जब काम रोकने के आदेश 1 तारीख को या 2 तारीख को मुख्यमंत्री ने दे दिए थे, तो 10 तारीख की रात को 2 बजे एनटीपीसी की टनल में काम कैसे हो रहा था? उत्तरकाशी, पहाड़ों की रानी मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी होने से लोगों में खुशी देखी गई। शुक्रवार सुबह हल्की बर्फबारी होने से जो पर्यटक हैं और जो वहां पे व्यवसायी हैं उनके चेहरे खिल उठे। वहीं मसूरी के आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई और जिससे लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं केदारनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई। आपदाग्रस्त जोशीमठ में भी बर्फबारी का दौर जारी है। ये 4 तस्वीरें धनोल्टी, मसूरी, केदारनाथ और जोशीमठ की, जहां चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। रुद्रप्रयाग के सभी प्रमुख स्थलों पर प्रकृति ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है और केदारनाथ धाम से लेकर शिव पार्वती विवाह स्थल में जमकर बर्फबारी हो रही है। चोपता में पेड़ों से लेकर वाहनों और घरों की छत से बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है और हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से और निचले क्षेत्रों में बारिश से ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। देखिए, मौसम का जो फोरकास्ट है उस पर निगरानी रख रहे हैं और जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था, हमारे जो रैन बसेरे हैं उनकी व्यवस्था आदि सुचारू कर दी गई है। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो उसको बाहर रात गुजारनी पड़े।
साथ ही जो हमारे जहाँ पे निर्माण कार्य चलते हैं, जैसे रोड साइड या ब्रिजेस के, जहाँ पे लेबर टेंट हट्स बनती हैं, उनके पर भी निगरानी रखी जा रही है। वहाँ पर भी उनको कोई समस्या नहीं है। देखिए मौसम का मसूरी धनोल्टी मार्ग पे एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 युवक कार के अंदर फंस के घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। मसूरी में बर्फबारी हुई है, इस कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय में संबंधित विभागीय अधिकारियों और जिलों के राशन डीलरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में राशन डीलर ने अपने मानदेय, बिलिंग, भाड़ा, बायोमेट्रिक, डोर स्टेप डिलीवरी संबंधित विभिन्न समस्याओं को उठाया, जिस पर खाद्य मंत्री ने समस्याओं के समाधान के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। वहीं डीलरों का 2020 से भुगतान नहीं होने पर रेखा आर्या ने पिथौरागढ़ की जिला पूर्ति अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के कार्ड को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं जिन्होंने बीते 1 साल या 6 महीने से अपने कार्ड से राशन का उठान नहीं किया है। ऐसे कार्ड धारकों को चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा कि आखिर उनके द्वारा राशन क्यों नहीं लिया जा रहा। अगर इस स्थिति में संबंधित व्यक्ति जवाब नहीं देता है तो उनके कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। बायोमेट्रिक व्यवस्था अपने आप में जीरो भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से यह व्यवस्था लागू की गई है। बायोमेट्रिक व्यवस्था के तहत में यह फायदा होता है कि जितना राशन उसको अलॉटेड होता है, पर्टिकुलर उतना ही राशन उसको अलॉट होता है, उसके थंब के साथ में अलॉट होता है, जो कि मैं समझती हूँ उसकी एक अपनी यूनिक आईडी होती है। इस व्यवस्था में कई अपने जनपद जो है उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस कर रखी है, लगभग 80% तक में भी, 75% तक में भी पूर्ण हुआ है। पहाड़ी जनपदों में अभी संपूर्णता नहीं आ पाई है, उस ओर हम लोग बढ़ेंगे। अल्मोड़ा जिला में कार्यकारिणी विस्तार के बाद साथ ही बीजेपी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। अल्मोड़ा नगर से अमित शाह और अल्मोड़ा ग्रामीण मंडल से प्रेम लटवाल के मंडल अध्यक्ष बनने पर बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी, आतिशबाजी की और यहां पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा भी पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी की जो एक निश्चित अपनी संगठन की प्रक्रिया है, ये हमने मंडल अध्यक्ष के गठन तक की पूरी कर दी है। बहुत जल्दी हम मंडल की कार्य समिति बनाएंगे। मोर्चों के सारे पदाधिकारी 2-3 दिन में ही हमारे मोर्चों के जिलाध्यक्ष भी सब बन के गठित हो जाएंगे पूरे प्रदेश के। हमारा प्रयास है कि 15 फरवरी तक हम अपने मंडल कार्य समिति पूरी गठित करके मंडल की कार्य समितियाँ कर लेंगे और फरवरी महीने में अपने जो हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक हैं उनकी भी जिले स्तर पर कार्यशाला करके संगठन की रचना का जो ये हमारा पहला पार्ट है ये पूरा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज के बीच में रहकर, जनता के बीच में रहकर संगठन की रीति नीतियों को लेकर जाती है। सर्वप्रथम तो मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का, सांसद जी का, संगठन मंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, प्रदेश उपाध्यक्ष जी का, जिलाध्यक्ष जी का और समस्त यहाँ पर हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे दायित्व दिया है। मैं इसका निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ करूंगा और अपने कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के इस संगठन को बढ़ाने का। और दिल्ली में 2 दिन पहले बीजेपी मुख्यालय में हुई बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में पार्टी के विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर बीजेपी नेता मदन कौशिक भी शामिल हुए। बैठक के संबंध में शुक्रवार को मदन कौशिक ने उत्तराखंड बीजेपी मुख्यालय में जानकारी दी और बताया कि दिल्ली में हुई बैठक में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में गरीब कल्याण नीति को लेकर चर्चा हुई। मदन कौशिक ने कहा कि लगातार हर चुनाव में हमें जनता का आशीर्वाद मिला है। हम चुनाव जीत कर आए हैं। चुनाव प्रचार अभियान में पीएम मोदी की खास सहभागिता रही है। यही वजह है कि गुजरात चुनाव के बेहतर परिणाम हमारे सामने हैं। इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। पार्टी का उनका लक्ष्य सभी चुनाव बड़े मार्जिन से जीतना है। उन्होंने बताया कि चुनाव की क्या तैयारी होगी, इस पर भी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में चर्चा हुई। सभी राज्यों की राजधानी में और अन्य शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति में जिन विषयों पर चर्चा हुई उन विषयों को जनता तक ठीक से पहुंचे,
हमने वहाँ विशेष रूप से जो भारत किस प्रकार से इन 8 वर्षों में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र की छवि बनाई है, इस विषय पर हमने चर्चा की है। राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से जहां हमने जो जो काम 8 वर्षों में किए उन पर चर्चा की। वहीं गरीब कल्याण को लेकर जो योजनाएं लागू की गई उन पर हमने अलग से चर्चा की। सांस्कृतिक रूप से जो हमारी धरोहरें थी, जो हमारे आस्था के केंद्र थे, उन पर भी 8 वर्षों में जो जो कार्य किए गए उन पर भी हमने चर्चा की। सभी राज्यों की और बिंदु खत्ता पहुंचे कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत पूर्व सैनिकों द्वारा अपनाए जा रहे स्वरोजगार का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक देश की सेवा कर घर लौटने के बाद खुद स्वरोजगार अपनाकर दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने आरजी इंटरप्राइजेज और भवानी इंटरप्राइजेज लघु उद्योग संस्थान का उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री ने दोनों संस्थानों का उद्घाटन करते हुए पूर्व सैनिक रणजीत सिंह गड़िया और प्रेम सिंह बिष्ट द्वारा सेना से सेवानिवृत्त होकर स्वरोजगार की दिशा में बढ़ाए गए कदम की बेहद सराहना की। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक सेवानिवृत्त होने के बाद स्वरोजगार करें, जिसमें राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। आस्था और सिंगली बेसिकली ये प्रोडक्ट हम प्योर सूजी से बना रहे हैं और इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने काफ़ी प्रोडक्ट बनाया भी है और आज हमने बना के सैंपल के तौर पे लोगों को टेस्ट भी कराया है और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है मार्केट में। मुझे लगता है कि ये अच्छा इसका रिस्पांस आएगा मार्केट से। 15 लोगों को उसके माध्यम से रोज़गार मिलेगा और आज लगभग 12,300 से अधिक लोगों को इस प्रकार की इकाइयों के माध्यम से हमने रोज़गार दिया है। और आज मैंने सैनिकों से अपील की है कि आप क्षेत्र में आगे आइएगा, हमारी सरकार जो भी मदद होगी आपकी करेगी, क्योंकि सैनिक जो भी काम करता है पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता है। अभी मैंने प्राण को देखा है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सैनिक भाई सरकार देश की सीमाओं पर 20 साल सेवा की है, इसी प्रकार इस क्षेत्र में भी आगे। जो ये प्लांट का ओपनिंग सेरेमनी किया है, यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत। आज मैं जो इस मुकाम पर पहुंचा हूं, यह उन्हीं की बदौलत, जो कि जिसका मुख्य उद्देश्य होता है खुद को रोज़गार देना और बेरोजगारों को उसमें जोड़ना, उनको रोजगार देना। और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत परेड ग्राउंड में किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया और उन्होंने घास की गुणवत्ता पर सवाल उठाए, साथ ही घास की फिजूल खर्ची मामले पर जांच के निर्देश दिए। उन्होंने वीआईपी स्टेज के कार्यों पर संतुष्टि जताई। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आगामी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम इसी स्टेज से संपन्न कराए जाएंगे। आज जिस स्टेज का मैंने निरीक्षण किया, अभी 1 महीने पहले वो शुरू हुआ था और मैं ऐसा कहने को खड़ा हूँ कि जो गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम हमारे परेड ग्राउंड पे होता है, उसमें हम इस स्टेज को हम इस्तेमाल करेंगे। यानी कि बहुत जल्द इसको हम कंप्लीट करके और इसको कार्यक्रम के लिए एक तरह से उद्घाटन उस दिन हम इसका करेंगे। देखिए, स्मार्ट सिटी के लगभग 10 काम तो कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरह से। शेष कामों में गति पकड़े हुए हैं। बहुत जल्द उस पर भी हम लोग, ये तो नहीं मैं कह सकता कि एकदम समय पे होंगे, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ बहुत समय जल्दी हम उसको पूरा कराएंगे। जो घास के बारे में सर ने कहा है, ये पहले 2 साल पहले कभी लगाई गई थी और इसमें सर ने कहा है कि एक बार देख लें कि क्या किस तरह की घास लगाई गई थी और इसकी ये स्थिति क्यों हो गई है, तो उसके बारे में देखिए। जो घास के बारे में सर ने कहा। हरिद्वार जिले की लक्सर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने डकैती की वारदात को अंजाम देने जा रहे 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 3 देसी तमंचे, चाकू और कई कारतूस भी बरामद किए हैं। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया और बताया कि लक्सर में बीते दिनों हुई चोरी की वारदातों के खुलासे के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया था। पुलिस की यह टीम लगातार इलाकों में गश्त कर रही थी। साथ ही पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय कर रखा था। इस बीच लक्सर पुलिस ने 6 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। 6 बदमाश जो भगवानपुर और सहारनपुर के थे, वो एक होंडा सिटी गाड़ी से आए थे और इसके बाद हमारे जो चेतक पुलिस में जो 2 कांस्टेबल थे, एक आरक्षी पंचम प्रकाश थे और एक दिनेश होमगार्ड थे, इन्होंने जब देखा कि एक संदिग्ध गाड़ी है तो
गोपनीय रूप से जानकारी करी तो 6 बदमाश जो है वहाँ पर एक हमारी एक फैक्ट्री है जो सोलर प्लांट से रिलेटेड है, वहाँ पर एक सुनसान जगह पर उनको पाया और जब इन्होंने उनकी जानकारी करी, घेराबंदी करके पूछताछ करी तो पता चला ये 6 बदमाश वहाँ पर जो है किसी वारदात को अंजाम देने आए थे। मौके की नज़ाकत को भांपते तत्काल अन्य फोर्स को मौके पर बुला लिया गया। 6 बदमाशों से तलाशी पर 3 से तमंचे बरामद हुए और अन्य हथियार तीनों के पास थे। 6 बदमाश जो। और देहरादून सचिवालय में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को मुफ्त गैस रिफिल सिलेंडर दिए जाने के संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारियों और ऑयल कंपनी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वक्त करीब 1,75,000 परिवार हैं जो उज्ज्वला योजना से जुड़े हैं, जिनमें से 80% परिवार सीधे तौर पर योजना का लाभ भी ले रहे हैं। बाकी बचे सभी परिवारों को भी इस योजना के तहत जल्द से जल्द जोड़ने के लिए मंत्री रेखा आर्या द्वारा अधिकारियों को निर्देशित दिया गया है। खाद्य विभाग का जो अंत्योदय परिवार के संदर्भ में जो 3 गैस सिलेंडर राज्य सरकार ने मुफ्त रिफिल करने की जो घोषणा करी थी, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आज यहाँ पर समीक्षा की गई, जिसमें ऑयल एजेंसियों के संबंधित जो उनके अधिकृत अधिकारी हैं उनको भी बुलाया गया था और विभाग के लोग भी आज यहाँ पर उपस्थित थे और जनपद के हमारे डीएसओ वो भी उपस्थित थे, ताकि आखिरकार ये जाना जा सके कि उज्ज्वला गैस योजना से जो भी अंत्योदय परिवार उससे आच्छादित है, आखिरकार वो गैस सिलेंडर रिफिल करा रहे हैं अथवा नहीं करा रहे हैं, और आखिरकार जब नहीं करा रहे हैं तो किन कारणों से नहीं करा पा रहे हैं, उसकी यहाँ पर जो है आज समीक्षा की गई है। उत्तराखंड में ऊर्जा विभाग अब 15 दिन का एक कैंप लगाने जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों की बिजली से संबंधित समस्याएं सुनी जाएंगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, और मौके पर ही समाधान किया जाएगा। ऊर्जा विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल कुमार का कहना है कि 15 दिन तक चलने वाले इस अभियान में विद्युत से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आम लोगों के साथ आती हैं उनका समाधान किया जाएगा और प्रदेश में हर जगह इन कैंपों को 15 दिन तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभाग से जुड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण, अगर समस्या है तो उसका मूल निस्तारण हो जाए, इसके लिए कैंप लगाया जा रहा है और कैंप पूरे पखवाड़े चलेगा और पूरे प्रदेश में एक साथ चलेगा। एक साथ मीन्स कि हर दिन किसी न किसी सब डिवीजन और डिवीजन अगर है तो उस डिवीजन में चल रहा होगा हर दिन, और वहां पर जो डिविजनल हेड्स हैं वो भी उपलब्ध रहेंगे, एसडीओज भी उपलब्ध रहेंगे, जेईज भी उपलब्ध रहेंगे, टेस्ट के एक्सचेंज भी उपलब्ध रहेंगे। सभी लोगों को वहां पर यह दायित्व दिया गया है कि जो भी समस्या आए जहां तक संभव हो उसी दिन निस्तारित करनी। और मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री और मुख्य सचिव को एसडीएम मसूरी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा और उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा विश्व प्रसिद्ध जॉर्ज एवरेस्ट हाउस और उसके आसपास की जगह को संचालन किए जाने को लेकर की गई टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए। एसोसिएशन का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता नहीं अपनाई गई और एक बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर पर्यटन विभाग द्वारा अपने खास ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। में देखा गया है कि कई तरह की अनियमितताएं देखी गई है, जिसका मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा पुरजोर विरोध करा जाता है। और टेंडर में कई तरह की अनियमितताएं ये देखी गई है कि उसमें ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये टेंडर भरा गया है। टेंडर में जो शर्तें लिखी गई है उसको इतना ज़्यादा जटिल कर दिया गया है कि जिसमें आम आदमी या कोई और प्रतिस्पर्धा करना चाहे तो वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ देखा जा रहा है कि वहाँ पे जो है पार्किंग के नाम पे जो टेंडर हुआ है उसमें एरोडायनेमिक्स का अनुभव या एडवेंचर स्पोर्ट्स के अनुभव की शर्त रखी गई है। साथ ऐसा क्या है कि जो पार्किंग चलाएगा उसे जो है एरोडायनेमिक्स या उसकी एडवेंचर स्पोर्ट्स का अनुभव होना चाहिए। इसमें देखा गया है कि कई तरह की अनियमितताएं देखी गई है, जिसका मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन और कोटद्वार स्थित स्टेडियम में अंडर 19 राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है और इस प्रतियोगिता का शुभारंभ उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने की। प्रतियोगिता में कोटद्वार और आसपास की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर स्पीकर ने कहा कि खेल से शरीर का समग्र विकास होता है और खिलाड़ियों में अनुशासन की भावना भी बढ़ती है।
ग्राम पंचायत स्तर पे पंचायत राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के एकीकरण के विरोध में पंचायती राज विभाग पौड़ी के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया, जिस कारण लोगों को कई तरह की परेशानियां हुई। यहां तक कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी जनता को नहीं मिल पा रहा, जबकि वित्त से संबंधित निर्माण कार्य भी ठप पड़े हैं। समय रहते इनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ग्राम पंचायत अधिकारियों की 2 दिन से हड़ताल चल रही है, जिसमें जो है कि ग्राम अपने विकास खंड में ग्रामवासियों को बहुत ही दिक्कतें आ रही है और जनता परेशान है। इसमें जो है कि अपने जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, जो भी समस्या है अपने जो यहाँ पे कागज़ बनते हैं ब्लॉक के द्वारा, वहाँ पे नहीं बन पा रहे, सब बाधित हो रहे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इन पंचायत राज सरकार से निवेदन है कि इन पंचायत अधिकारियों का जो भी समस्या है इनको विलय किया जाए। ग्राम पंचायतों में जो है एक तो वृद्धावस्था पेंशन हुई, ठीक है, और अन्य विकास कार्य जैसे कि प्रधान ग्राम पंचायत करवाते हैं, इनके जॉइंट अकाउंट हैं और इनका जो डोंगल लगता है, ये सारे काम हमारे बंद हो चुके हैं और इससे जो है क्षेत्रीय जनता को भी परेशानी हो रही है। वैकल्पिक व्यवस्था तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ है नहीं, ना वैकल्पिक व्यवस्था के लिए शासन से कोई आदेश भी पारित नहीं हुए हैं और जैसे होंगे तो उस हिसाब से हम उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की व्यवस्था करेंगे। गत 16 जनवरी 2023 को आदरणीय अपर सचिव महोदय द्वारा एक आदेश निर्गत किया गया, जिसमें कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारियों की जिम्मेदारियों का विलय किया गया है। तो हमारी मांगे ये हैं कि अगर आपको विलय करना है तो पूर्णतः दोनों विभागों का विलय किया जाए या फिर जो पहले की भांति चल रहा था उसी तरीके से व्यवस्थाएं चलने दी जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।